ये है सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड। एपिसोड काफ़ी लंबा है और अभी तक का सबसे बेस्ट भी है। आज के एपिसोड में क्या होगा उसके लिए कोई हिंट्स नहीं है, इसीलिए सीधा शुरू करते हैं। और पियर्सर को भगाने के बाद रेग आकर नानाची से मिलता है। रेग बहुत खुश है और वो चाहता है कि नानाची उनके सफर में साथ दे, मगर नानाची उससे एक मदद चाहती है। रेग आंख बंद करके हाँ बोलता है तो नानाची उसे मिट्टी को मारने को कहती है, जो सुनकर रेग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले सीन में नानाची रेग को घसीटते हुए लेकर जा रही है। नानाची गुस्सा है क्योंकि रेग ने उससे सडनली कहा कि वो 2 घंटों के लिए सोने वाला है। अब नानाची को उसके घाव को देखकर लगता है कि उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, मगर वो पॉइजन्ड नहीं है। नानाची समझ जाती है कि ये सब उस वेपन को फायर करने की वजह से हुआ है। वो अपने आप से कहती है, मीटी, आखिरकार मुझे वो मिल गया। अब हम एक बर्फीले जगह पर आ जाते हैं जहाँ शायद एक छोटा सा शहर है और वहीं पर कुछ खुले बंकर्स के अंदर एक बच्ची सो रही है। वो लड़की भगवान से दुआ करती है कि उसे दुनिया के तह तक जाना है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी नीचे है। वो लड़की नोटिस करती है कि सारे बच्चे कहीं जा रहे हैं। वो भी बाहर चली जाती है और एक दूसरा बच्चा उससे कहता है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, चलो जाओ यहाँ से। वो लड़की थोड़ा दूर चली जाती है और हमें पता चलता है कि उनके सामने बॉन्ड्र्यूड खड़ा है। बॉन्ड्र्यूड यहाँ पर उन बच्चों को ढूंढने आया है जो नेदरवर्ल्ड को चीरते हुए नई दुनिया खड़ी कर पाएंगे। बॉन्ड्र्यूड बहुत एपिक तरीके से अपना नाम और काम बोलकर बहादुर बच्चों को आगे आने को कहता है। वो छोटी लड़की कुछ सोचने लगती है और हम पहुंच जाते हैं ऑर्थ शहर में। उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर है। अब वो अपने बगल में देखती है कि 2 बच्चे एक लाल बालों वाली लड़की से किसी बात को लेकर नाराज हैं और उससे बात नहीं करना चाहते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि सिर्फ उसकी जिंदगी में ही मुश्किलें नहीं हैं। अब बॉन्ड्र्यूड उन बच्चों को कंटेनर में चढ़ जाने को कहता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसके साथी उन्हें सही सलामत नीचे लेकर जाएंगे। उनका डेस्टिनेशन है 13,000 मीटर नीचे 5वें लेयर दी सी ऑफ कॉर्प्सेस में। वहीं पर उनका ऑपरेटिंग बेस है जहां पर वो लोग दुनिया के रहस्यों का खुलासा करेंगे। दरवाजा बंद होता है और वो सब नीचे जाने लगते हैं। वहां पर सारे बच्चे चुपचाप हैं और वो छोटी लड़की कुछ खा रही है। खाने का टेस्ट बहुत घटिया है और लाल बालों वाली लड़की आकर सवाल करती है, तुम बड़ी होने पर क्या बनना चाहती हो? एक वाइट विसल बनना कैसा रहेगा? अभी हमारे पास एक मौका भी है। वो लड़की कहती है, मुझे कुछ भी चलेगा। यहाँ आने से पहले मैं कचरे में से खाना खाती थी और बाकी बच्चे भीख मांगते थे या फिर चोरी करते थे, मगर मेरे पास कभी उतना टैलेंट नहीं था। वो दूसरी लड़की कहती है, मगर तुम्हारे पास भी टैलेंट है। यहाँ नीचे बेशुमार कीमती रिलिक्स हैं और अगर तुम्हें कुछ भी चलेगा तो तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। मेरा नाम है मीटी, एक होने वाली वाइट विसल, और तुम्हारा नाम? वो जवाब देती है, मेरा नाम है नानाची। अब खुशी के मारे मीटी उसे गले लगा लेती है और नानाची शर्मा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे सो रहे हैं, मगर नानाची और मीटी मिलकर किताब पढ़ रहे हैं। मीटी को पढ़ना नहीं आता है, मगर नानाची कचरे से उठाई किताबों की वजह से पढ़ना जानती है। मीटी चाहती है कि नानाची उसे पढ़ना सिखाए। अब बाहर से एक मॉन्स्टर की आवाज़ आती है तो बच्चे डर जाते हैं और मीटी कहती है, फिर से ऐसा होता है तो हम बाहर देखने जाएंगे। ये सुनकर नानाची मुस्कुरा देती है और अब वो बच्चे नीचे आ चुके हैं। बाहर आने पर बॉन्ड्र्यूड उन्हें सावधान रहने को कहता है, क्योंकि अगर वो लोग 10 मीटर से ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नानाची को पकड़कर मीटी आगे चली आती है और वो दोनों एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण देखते हैं। ये देखकर मीटी कहती है, ज़रा देखो इसे, कितना सुंदर है। मगर नानाची के हाथ कांपने लगते हैं। मीटी उसे कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अब बॉन्ड्र्यूड उन बच्चों से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। मीटी अब एक सवाल करती है। वो पूछती है कि अबिसल फेथ क्या है। नानाची कहती है, साधारण शब्दों में बताऊं तो जब कोई अबिस के अंदर मारा जाता है तो उसकी आत्मा प्लेनेट के तह तक चली जाती है और इसके बाद वो आत्मा अपना रूप बदल कर किसी और को ढूंढने निकलती है जिसे जिंदगी की चाह हो। यहाँ पर अबिस के तह के बारे में किसी को नहीं पता है, इसीलिए उसे भगवान माना जाता है। या फिर तुम ऐसा भी समझ सकती हो कि ये केव रेडर्स की उम्मीद है। अब मिट्टी मुस्कुराने लगती है और नानाची के करीब आकर उसकी तारीफ करती है। हमेशा की तरह नानाची शर्मा जाती है और इतने में बॉन्ड्र्यूड दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। वो इलिम नाम की लड़की को बुलाता है और उसे लेकर वापस चला जाता है। नानाची भी जितनी जल्दी हो सके बाहर जाना चाहती है और मीटी से पता चलता है कि यहाँ पर पहले से काफ़ी कम बच्चे हैं। मीटी कहती है, अगर हम दोनों साथ जा पाते हैं तो कितना अच्छा होगा। मीटी और नानाची साथ सो रहे हैं और दरवाज़ा खोलकर बॉन्ड्र्यूड आता है। वो अपनी नरम आवाज़ में मिट्टी को उठाता है। वो मिट्टी को बाहर बुलाता है और कहता है, आज के मेडिकल चेकअप के बाद थोड़ा सा टहल कर आते हैं। नानाची उसे भी साथ ले जाने को कहती है तो बॉन्ड्र्यूड कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। दरवाज़ा बंद होता है
और अब उस कमरे में नानाची अकेली है। अब नानाची छुप कर बाहर चली आती है। मीटी को ढूंढते वक्त उसे बॉन्ड्रीवुड की आवाज़ आती है तो वो चुपचाप उसकी बातें सुनने लगती है। एक आदमी बॉन्ड्रीवुड से बोल रहा है कि छोटे बच्चों को इस तरह से नीचे भेजना ठीक नहीं है। वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, इसी वजह से तो मैंने इतनी मेहनत करके 5th लेयर में ब्लैक विशल्स को लाने की परमिशन हासिल की थी। वो आदमी कहता है, अगर केव रेडर्स को नीचे भेजा जाता तो बात अलग है, मगर छोटे बच्चों को भेजना जो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, ये तो सरासर अमानवीय काम है। बॉन्ड्रीवुड जवाब देता है, ऐसे में तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें इंसान थोड़ी समझता हूँ। क्या तुम उन्हें एक बार देखना चाहोगे? ये सुनकर नानाची बौखला जाती है और मीटी की तलाश में भागने लगती है। भागते हुए वो आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और मीटी एक कंटेनर में बंद है। जल्दी बॉन्ड्रीवुड भी वहाँ पर चला आता है। बॉन्ड्रीवुड कहता है, अरे तुम्हारी क्या टाइमिंग है नानाची, चलो अब तुम्हारी भी बारी आ गई। बॉन्ड्रीवुड उन्हें बताता है कि ये एलिवेटर उन्हें बहुत तेज़ी से छठे लेयर में लेकर जाएगा। वहाँ नीचे बॉन्ड्रीवुड ने अपना एक छोटा सा अड्डा बनाया है जहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। वहाँ से वापस आने का रिजल्ट है मौत या फिर अपनी इंसानियत हराना। बॉन्ड्रीवुड इसी परेशानी का हल ढूंढना चाहता है। वो दोनों जिन कंटेनर्स में हैं उनकी खासियत है कि वो कर्स को एक तरफ भेज सकते हैं। अभी तक उसने जानवरों को इंसानों के साथ नीचे भेजा था, मगर वो सब अनसक्सेसफुल निकले। मगर इस बार नानाची उसके एक्सपेरिमेंट में शामिल है। उसका मानना है कि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए शायद काम बन जाए। मीटी कहती है, तो तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे थे ना? बॉन्ड्रीवुड जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से तो हमें इस अंधेरी दरार में रोशनी दिखाई देगी। मीटी, कर्ज का सारा असर तुम्हारे ऊपर आने वाला है, इसीलिए खुद को थोड़ा सा संभालना। अगर तुम बीच में दम तोड़ देती हो तो तुम्हारे पार्टनर को कर्ज झेलना पड़ेगा। ये सब सुनकर मीटी और नानाची का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बॉन्ड्रीवुड कहता है, चलो शुरू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक झटके में उन्हें नीचे भेज दिया जाता है। बहुत तेज रफ्तार से वो दोनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर हर तरफ अंधेरा है और कुछ दिखाई नहीं देता है। अचानक नानाची अपने सामने कुछ अजीब देखती है। अब पता चलता है कि वो दोनों हॉलो से घिरे हुए हैं। नानाची कांपने लगती है और मीटी उसे बुलाकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं सब सह लूंगी। फिर भी अगर किसी वजह से मैं अपनी इंसानियत खो देती हूँ तो प्लीज़ मेरी आत्मा को तुम्हारे पास लौटने में मदद करना, वादा करो मुझसे। इतना बोलते ही वो दोनों फिर से ऊपर जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके नानाची के बाल निकल आते हैं और वो एक हॉलो में बदलने लगती है, मगर बगल में मीटी को सारे कर्ज को झेलना पड़ रहा है। मीटी को पुकारते हुए नानाची अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिरकार मैंने अपने खजाने को ढूंढ लिया था, प्लीज़ उसे मुझसे मत छीनो। मीटी बहुत बुरी हालत में है और हॉलो बनने से पहले उसके आखिरी शब्द होते हैं, मुझे मार डालो। वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और बॉन्ड्रीवुड उन्हें देखकर काफ़ी खुश है। अपनी दोस्त मीटी की ये हालत देखकर नानाची चीखती है और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। अगले सीन में नानाची मीटी की ड्राइंग बना रही है और लग रहा है कि बॉन्ड्रीवुड उसका ध्यान रख रहा था। अब बॉन्ड्रीवुड समझाता है कि मीटी के साथ आखिर ये सब क्यों हुआ। बॉन्ड्रीवुड को भी नहीं लगा था कि अभी इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और ख़तरनाक होगा। दुगने कर्ज को झेलने की वजह से मीटी ने सिर्फ अपनी इंसानियत को ही नहीं गंवाई है, बल्कि वो अब मर भी नहीं सकती है। ये सुनकर नानाची चौंक जाती है और बॉन्ड्रीवुड दरवाज़ा खोलकर दिखाता है कि मीटी अभी भी जिंदा है। उसे बुरी तरह से कुचलने के बाद भी उसका शरीर वापस रिजेनरेट हो जाता है और ये 9वीं बार है जब वो मौत को चकमा दे रही है। हर बार उसका शरीर बस थोड़ा सा अलग लगता है। ये देखकर नानाची खुद को संभाल नहीं पाती है। अब हम देखते हैं कि नानाची अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से भाग रही है। वो मीटी से वादा करती है कि वो उसके लिए इलाज ढूंढ निकालेगी और इसी तरह से वो दोनों अपने सफ़र को शुरू करते हैं। एक सेफ जगह ढूंढने के बाद नानाची खिलौने के सहारे मीटी से बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। वहाँ पर नानाची मीटी को मारने के कई पैतरे अपनाती है, यहाँ तक कि उसे जहर तक दे देती है, मगर मीटी सिर्फ तड़पती रहती है। अब नानाची एक घायल केवरेडर से उसे बेवजह जिंदा रखने के लिए माफ़ी मांगती है। नानाची ठान लेती है कि वो बिना दर्द पहुँचाए मीटी को मारने का रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालेगी। बाहर उस केव रेडर को दफनाने के बाद वो खुद से कहती है, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। ये सब सुनकर रेक की बोलती बंद हो चुकी है और नानाची कहती है, वो रास्ता है स्परागमोस, एक रोशनी जो किसी को भी मुक्ति दिला सकती है। नानाची ने बॉन्ड्रीवुड से एक खास रेलिक के बारे में सुना था। उसी के सहारे मिट्टी के एक आंख को बर्बाद किया गया था और वो आज तक ठीक नहीं हुआ है। स्परागमोस जिस भी चीज़ को छूता है वो जलकर गायब हो जाता है, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रेक कहता है, मेरा इंसिनरेटर भी तो उसी तरह का है ना? नानाची कहती है, हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। बीच में उसे रोक कर रेक कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मीटी ने अपनी इंसानियत खो दी है? उसे बुलाने पर तो वो जवाब देती है। नानाची कहती है,
वो सब बस उसके रिफ्लेक्सेस हैं। मैं कई कोशिशें कर चुकी हूँ, मगर उसके साथ साधारण बातचीत करना नामुमकिन है। और फिर उसकी वो आँख, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मीटी की आत्मा वहाँ कहीं पर कैद है। ये सुनकर रग माफ़ी मांगता है और कहता है उसे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। नानाची उसकी भावनाओं को समझ सकती है और उसे अकेला छोड़ देती है। वहाँ से जाते वक्त नानाची कहती है, रेग मुझे माफ़ कर देना, तुमसे इस तरह मदद मांगने का मेरा कोई हक नहीं है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं रिको के ठीक होने तक उसका ध्यान रखूंगी। रेग को लगा था कि नानाची एक मजबूत दिल वाली लड़की है, मगर ये सब जानने के बाद वो समझ जाता है कि वो कितनी ज़्यादा नाजुक है। वहाँ पर रखे हुए औजार और अनगिनत पॉइजन्स को देखकर रेग को अंदाज़ा लग जाता है कि ये सब मीटी की मर्यादा को बचाने के लिए है और ये नानाची के जिंदा रहने की वजह भी है। मगर रेग को जानना है कि जीने की वजह खत्म होने के बाद नानाची क्या करेगी। उन दोनों की बातचीत के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं और रेग अभी भी सोच रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। उसके सर पर मारते हुए नानाची कहती है, अब और कितने दिनों तक यूं उदास बैठे रहोगे, चलो थोड़ा सा मुस्कुराओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डिश तैयार करने वाली हूँ। नानाची के हाथ के खाने के बारे में सुनते ही रेग कहता है, आज खाना मैं बनाऊँ तो कैसा रहेगा। अब रेग मीट को काटना शुरू करता है। उसे थोड़ा थोड़ा याद है कि रिको किस तरह से मीट को तैयार कर रही थी और वो उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, मगर दूर से रेग की आवाज़ सुनकर नानाची को नहीं लगता है कि वो कुछ ढंग का बना पाएगा। कुछ वक्त के बाद रेग अपना डिश पेश करता है। नानाची कहती है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं दिख रहा है। अब वो मीट को टेस्ट करती है और खुशी खुशी बताती है कि ये तो उसके खाने से भी ज़्यादा घटिया है। रेग भी खाने को चखता है तो समझ जाता है कि उसने कितनी वाहियात चीज़ बनाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेग रिको के चेहरे को साफ कर रहा है और नानाची कमरे में मीटी को कहानी सुना रही है। रेग ये सब देख रहा है और कुछ वक्त बाद मीटी कमरे से निकल आती है। रेग जाकर नानाची को चेक करता है और वो सो चुकी है। उस दिन के बाद से नानाची ने अब तक रेग से मीटी को मारने के बारे में नहीं कहा है। रेग सोचता है क्या उस बात को ऐसे ही छोड़ देना सही रहेगा। अब नानाची झरने के पास बैठकर मछलियाँ पकड़ रही है और रेग उसके पास आ जाता है। रेग सवाल करता है, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि मीटी जिंदगी से खुश नहीं है। नानाची कहती है, मुझे पक्का पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि वो बिना दिक्कत के रहती है तो उसे मारना गलत होगा। रेग थोड़ा आगे आकर उसके साथ बैठ जाता है। वो कहती है, देखो कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब मैं मारी जाऊंगी और तब मीटी अकेली रह जाएगी। तुम्हें पता है ना, मिट्टी कभी कुछ नहीं खाती है फिर भी वो जिंदा रहती है, मगर चोट लगने पर उसे भी दर्द होता है और वो भी आंसू बहाती है। ये सब सिर्फ उसके रिफ्लेक्सेस होने पर भी उसे हमेशा के लिए ये सब झेलना पड़ेगा। वो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती है क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी कैद है। रेग, सिर्फ तुम ही उसे इस सब से आज़ाद कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी एक मौका है। रेग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मगर तुम मुझसे एक वादा करो, अगर मीटी और नहीं रहती है तो तुम अपने आप को नहीं मारोगी। नानाची उसे चिंता नहीं करने को कहती है क्योंकि वो रिको को बचा कर रहेगी, मगर रेग चाहता है कि वो इसके बाद भी जिंदा रहे। नानाची कहती है, ये गलत है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर भी नानाची उसके कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। रोते हुए रेग कहता है, ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, उसे यहाँ से भेजने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। नानाची मिट्टी को बाहर लेकर आ जाती है। वो इतनी देर करने के लिए उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। नानाची पीछे हट जाती है और रेग से शुरू करने को कहती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है मगर वो अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। मिट्टी को देखते हुए रेग के आंसू निकलने लगते हैं और वो इंसिनरेटर को शुरू करता है। अचानक नानाची उसे रुकने को कहती है और भागते हुए जाकर मिट्टी को पकड़ लेती है। वो मिट्टी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, तुम घबराना मत, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसकी आंख को देखकर नानाची कहती है, मिट्टी तुम्हारा शुक्रिया। अब नानाची उसे छोड़कर वापस चली आती है और लग रहा है कि इस बार वो सच में मिट्टी को अलविदा कह चुकी है। रेग इंसिनरेटर को शुरू करता है और अपनी एनर्जी को कंप्रेस करता है। नानाची ये सब देखना नहीं चाहती है और रेग काम शुरू करता है। धीरे धीरे करके खिलौने हवा में ही गायब होने लगते हैं और मिट्टी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लगता है। काफ़ी जल्द रेग अपने इंसिनरेटर को बंद कर देता है और वो काफ़ी स्ट्रेस में है, मगर रेग मिट्टी को जुदा करने में कामयाब रहता है। रेग बस रोने ही वाला होता है तो वो पीछे से नानाची की कंडीशन को देखकर और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। नानाची बहुत ज़ोरों से रो रही है और ये देखकर रेग उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करता है और इसी तरह से मिट्टी का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अगले सीन में लाइजा उससे कहती है, चलो ये दुखी होने का वक्त नहीं है। रेग कहता है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, तो लाइजा उसे खाने को देती है।
रेग खुशबू सूंघकर खुश हो जाता है तो वो कहती है ये ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नींद में रेग को कुछ खुशबू आती है और वो इसी चक्कर में उठ जाता है। धीरे से रेग की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि नानाजी के साथ रिको खाना पका रही है। रिको पलटती है और रेग को देखकर वो भी खुश है। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से गुड मॉर्निंग कहते हैं। रिको के उठने के बाद नानाजी उसके लिए खाना पका रही थी तो रिको आकर उसे बताने लगी कि उसे कैसा खाना चाहिए। रिको अभी भी नानाजी को बता रही है कि किस तरह से खाना पकाना है और उसके नरम नरम बालों के साथ खेल रही है। रेग पीछे खड़ा है और उसे देखते हुए नानाजी कहती है चुपचाप खड़े क्यों हो, अब ये मत कहना कि तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो। उनके बीच मस्ती मजाक खत्म होने के बाद डीमन फिश तैयार हो चुका है और नानाजी खुद को रोक नहीं पा रही है। नानाजी अपना पहला बाइट लेती है और उसे ये इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो बिना रुके खाने लगती है। एक झटके में नानाजी अपना हिस्सा ख़त्म कर लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। रिको पूछती है उसे ये कैसा लगा तो नानाजी शर्माते हुए मुंह छिपाकर कहती है ये उतना भी बुरा नहीं था। इसके बाद रिको और रेग भी खाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा खाने के बाद रिको सवाल करती है यहाँ पर कोई और भी था ना। ये सवाल उन दोनों को चौंका देता है और वो चुप रह जाते हैं। नानाजी कहती है आखिर तुम्हें यह कैसे पता। अब रिको थोड़ा सा सोचती है तो उसे याद आता है कि वो एक बुरे सपने में थी। उसे सब कुछ तो याद नहीं है मगर वो किसी अंधेरे पत्थर में फंस गई थी। पहले तो वहाँ पर एक बड़ी दरार थी, फिर धीरे धीरे करके वो दरार छोटी होने लगी और वो बहुत दर्दनाक था। रिको सब कुछ भूल गई थी और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो तो बात कैसे करते हैं वो भी भूल चुकी थी। रिको बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और सिर्फ रो रही थी। मगर उसके बाद रिको को बाहर से किसी और के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले तो वो काफ़ी घबरा गई थी मगर उसे एहसास हुआ कि ये कोई और लड़की है जो डरी हुई है और रो रही है। ये देखकर रिको को थोड़ा सा बेहतर लगा। रिको जब भी घबराती थी वो दूसरी लड़की जो उससे भी ज़्यादा डरी हुई थी वो सामने आती थी। रिको कुछ बोल नहीं पाने के बावजूद उसे अपनी आंखों से जताती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके कुछ वक्त बाद रिको को धुएं की गंध आने लगी और उसके बाद उस लड़की का रोना बंद हो गया। इसके बाद वो लड़की रिको के ख्यालों से चली गई मगर जाते वक्त रिको ने जब उसे देखा तो वो भी एक केव रेडर की तरह दिख रही थी। उसकी आंखों में भी एक लालच भरी तड़प थी और इसी तरह से रिको को याद आया कि वो क्या बनना चाहती थी। रिको को लगा कि उसे भी अब बाहर निकलना चाहिए। उसे ये एहसास हुआ कि वो फिर उस लड़की से ज़रूर मिलेगी और इसके बाद वो उठ गई। ये सब सुनने के बाद नानाजी एक अजीब सी शक्ल बनाती है तो रेग उसे बताता है कि रिको को एक रेलिक के सहारे नई जिंदगी मिली थी और वो भी एबिस से जुड़ी हुई है। ये बताने के लिए नानाजी रेग को थैंक्स बोलती है और उठ जाती है। वो पीछे से पानी लेने के लिए निकल पड़ती है और रेग से कहती है इस बार तुम ध्यान रखना कि उसे कोई चोट ना पहुँचे। नानाजी वहाँ से चली जाती है और रेग रिको को बताता है कि सच्चाई क्या है। अगले सीन में नानाजी उन दोनों को एक खास तालाब के पास लेकर आती है। नानाजी ने यहाँ पर कई सारे क्रीचर्स को अपने घाव ठीक करने के लिए आते हुए देखा है। नानाजी उन्हें गहरी जगहों में थोड़ा संभल कर रहने को कहती है क्योंकि वो शरीर को थोड़ा उत्तेजित कर देते हैं। रेग पानी को चेक करने लगता है और रिको कहती है क्या तुम मेरे कपड़े उतारने में थोड़ी मदद करोगे। रेग शर्मा जाता है और हाँ करता है। इसके बाद रिको पूछती है कि क्या वो तालाब में उतरना पसंद करेगा। पहले से घबराया हुआ रेग मना कर देता है तो पीछे से नानाजी कहती है तुम्हें रिको के साथ जाना चाहिए, वहाँ पर कई सारे खून चूसने वाले कीड़े मिलेंगे और चिंता मत करो, लुकआउट ड्यूटी मैं संभाल लूंगी। अब वो दोनों धीरे धीरे करके अंदर जाने लगते हैं और रिको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस और खुश है। रिको को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है और पता नहीं क्यों मगर रेग को प्यास लगने लगती है। रिको के हाथ में गर्म पानी थोड़ा सा चुभने लगता है तो रेग पूछता है तुम ठीक हो ना। इतने में रिको नोटिस करती है रेग के निचले हिस्से में कुछ गड़बड़ है। शर्म के मारे रेग पानी के अंदर चला जाता है और उसे भी नहीं पता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दूर से ये सब देखकर नानाजी मजे उठा रही है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो रेग से कहती है इतना शर्म क्यों कर रहे हो, तुम तो उसे किस भी कर चुके हो। ये सुनकर रेग घबरा जाता है मगर रिको को इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो रेग से सब उगलने को कहती है। रेग उससे दूर जाने लगता है और नानाजी ये सब देखकर काफी खुश है। नानाजी मीटी को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसी की वजह से रेग अपनी जीने की वजह को बचा पाया। वो मीटी से बस थोड़ा सा और इंतजार करने को कहती है, बस थोड़ा सा। अब हम खून से सने हुए औजार देखते हैं। रिको बंधी हुई है और रेग उसे हिम्मत नहीं हारने को कहता है। वो लोग वाटर श्रूम्स को निकाल रहे हैं और अभी सबसे ज्यादा बड़े वाले को निकालना है, इसीलिए रेग उसे दम लगाकर पकड़ता है
और रिको को काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही दर्द। रिको का हाथ अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, मगर वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती है। काफ़ी मेहनत के बाद वो अपने अंगूठे को थोड़ा सा हिलाने में कामयाब रहती है और उसे उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। पीछे से रेग आता है और रिको से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी नादान हरकतों की वजह से आज रिको की ये हालत है। रिको कहती है ये सब उसकी गलती नहीं थी, मगर रेग को फिर भी बुरा लगता है। अब रिको पास आकर रेग से कहती है, नानाजी ने मुझे कहा था कि जब तुम मुझे पकड़कर रो रहे थे, वो ये सब दूर से देख रही थी और उसे अपनी पुरानी यादें सताने लगी। इसी वजह से उसने मदद का हाथ बढ़ाया। अब रिको अपने घाव को दिखाकर कहती है, रेग, ये निशान इस बात का सबूत है कि तुम्हें मेरी फिक्र थी और मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। अब रिको नोटिस करती है कि नानाजी उन दोनों को पीछे से देख रही थी। नानाजी को शायद ये सब थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। इतने में रिको उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी? शायद नानाजी ने भांप लिया था कि रिको ये सवाल ज़रूर करेगी, इसीलिए वो हाँ कर देती है। ये सुनकर रेग को भी तसल्ली होती है, क्योंकि नानाजी अब कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करेगी। अब रेग भागते हुए आता है और नानाजी के गले लग जाता है। तुरंत रेग को हटाने के बाद नानाजी रिको से कहती है, तुम मिट्टी को बहुत पसंद थी, इसीलिए अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो शायद दोबारा मिलने पर मिट्टी मुझे माफ़ नहीं करेगी, और वैसे भी तुम्हें रेग के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ। रेग इस बात से सहमत है और धीरे से उसके कान में कहता है, और हाँ, याद रखना रिको के हाथ का खाना बहुत ज़बरदस्त है। नानाजी उनसे कहती है, जब सही वक्त आएगा मैं सारी बात बताऊंगी, मगर अभी बस इतना जान लो कि मैं जहाँ से आई थी हम वहीं जाने वाले हैं। आगे जाते हुए नानाजी कहती है, चलो तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि तुम दोनों वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करोगे। रिको झूमने लगती है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। वो लोग एक बलून के सहारे अपना मैसेज ऊपर भेजते हैं और प्रिजर्व्ड मेडिसिन से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ वो बलून तीसरे लेयर से होकर गुजरने लगता है। कई सारे क्रीचर्स होने के बावजूद वो सही सलामत निकल जाता है और वो तीनों केव रीडिंग इक्विपमेंट्स तैयार कर रहे हैं। वो बलून अब इन्वर्टेड फॉरेस्ट में आ चुका है और पंचर होने पर उस पर मारूक की नज़र पड़ जाती है। रेग कुछ खास क्रीचर्स को पकड़ने में लगा हुआ है और मारूक उस बलून को सी देती है। इसके बाद वो बलून अपना सफ़र फिर से शुरू करता है और ये देखकर ओजेन भी काफ़ी खुश है। रिको अभी भी अपने हाथ को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रही है, इसीलिए नानाची एक स्पेशल इक्विपमेंट तैयार करती है। वो बलून अब दूसरे लेयर में से बिना दिक्कत निकल जाता है, मगर एक उड़ते हुए कीड़ों के झुंड का सामना करना पड़ता है। वो बलून पहले लेयर में आ चुका है और उन तीनों की तैयारियां भी ख़त्म हो चुकी हैं। वो पैकेज अब ऊपर आ चुका है और नेट के हाथ लग जाता है। नेट और शिगी पार्सल के साथ ऊपर आ जाते हैं और अब हमें अर्थ शहर के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। डूबते हुए सूरज की किरणों के साथ अर्थ शहर का ये नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। नानाची अपनी घर की बत्तियां बुझाकर कहती है, तो अब हम सफ़र को शुरू करते हैं। वो तीनों निकल पड़ते हैं और नानाची एक आखिरी बार अपने प्यारे से घर को पलट कर देखती है। आगे से रिको उसे बुलाती है तो नानाची चल पड़ती है। इसी तरह से वो तीनों अब सफ़र को फिर से शुरू करते हैं। हमें कई सारे छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर अलग अलग सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं। एक कंटेनर के पास आकर बॉन्ड्रीवुड कहता है, इसका तो सिग्नेचर गायब हो चुका है। मुबारक हो नानाची, आखिर तुमने वो हासिल कर ही लिया। अब बस मुझे तुमसे जितनी जल्दी हो सके मिलना है। तो यहाँ पर मेड इन अबिस का पहला सीज़न ख़त्म होता है। दूसरा सीज़न अनाउंस हो चुका है और वो 2022 में आने वाला है। मगर दूसरे सीज़न से पहले हमें इसके तीसरे मूवी डॉन ऑफ द डीप सोल को देखना होगा, क्योंकि वो सीज़न 1 का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, मगर मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए कमेंट्स में रिक्वेस्ट मत करना। मैं मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया।